गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का स्वागत है। जी मैं बात करूंगा बिहार फ्रेस्टर जो 20 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। आपको प्यारे प्यारे विद्यार्थियों उसी को हम बात करेंगे। आज लेकर आए हैं करंट अफेयर के साथ साथ सामान्य ज्ञान के साथ साथ हम करेंगे डिस्कशन भी करेंगे। तो डिस्कशन कैसे करेंगे वो वीडियो आपको अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आपको ऑप्शन के साथ डिस्कशन करेंगे तो आपको कोई भी आपको यूट्यूब पर ऑप्शन के साथ कोई डिस्कशन नहीं करवाता है। तो हम अंतिम समय में इस वीडियो को कैसे करें, कैसे देखें, कैसे क्या याद करें, कैसे क्या पढ़ें, वो आपको वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं। और भी दोस्तों आपसे बात करते हैं सफलता 20 दिसंबर की। अगर जो भी विद्यार्थियों बिहार फ्रेस्टर का एग्जाम देने वाला है 20 दिसंबर को, उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। और प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं आज 10, यानी कि इसका पहले जो है वीडियो आप नहीं देखे होंगे, तब जाके वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा बिहार फ्रेस्टर दोस्तों जो बनपाल यानी कि बनपाल के लिए एग्ज़ाम के लिए फॉर्म जो है भरे हैं, उनका 20 दिसंबर का जो भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आपसे एक बार हम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थियों बिहार फ्रेस्टर का एग्ज़ाम देने वाला है, आपके अगल बगल में दोस्त या भाई एवं बहनों एग्ज़ाम देने वाला है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, आज मैं बात करते हैं बिहार फ्रेस्टर का एक दोस्तों जो है टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों पहले बात करेंगे आज हम करेंट अफेयर का। आपसे मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थियों इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और बगल में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उस पर और आप ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे नया नया जो भी वीडियो अपलोड करे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा करेंट अफेयर की, उसके बाद हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जो है आपको लेकर आऊँगा। चलते हैं, दिया गया है पहला क्वेश्चन में कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 22वें विधि आयोग का गठन किया है। विधि आयोग के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य माना जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है, तो क्या दिया गया है, तो एक के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 यानी कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3 यानी कह सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2 और 3 सही है। यानी कि कह सकते हैं हम जो एक विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। कितना होता है, कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। और तीसरा दिया गया है कि भारत में प्रथम विधि आयोग 1955 में गठित किया गया था। अगर आपको पूछता है कि भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1955 में क्या था, कब क्या था, तो 1955 में किया गया था। अब पूछता है कि कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। चलिए 1 नंबर आपको हम जानते होंगे कि आपको कन्फर्म याद हो गया होगा। फिर चलें देखें दोस्तों, सेकेंड नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो 2 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, यानी कह सकते हैं यूएस ने संभाली है। किसने संभाली है, तो यूएस ने संभाली है। आगे दिया गया है आपको 3 नंबर में कि वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने के लिए सीपीसीबी के साथ किसने समझौता किया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वायु गुणवत्ता को निगरानी करने के लिए, यानी कि वायु को जो है खराब करने के, उसको जो निगरानी करने के लिए, स्थापित करने के लिए सीपीसीबी के साथ किसने समझौता किया है। तो क्या हो जाएगा, तो 3 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका 4, यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं एनटीपीसी किया, किसने किया है, तो एनटीपीसी किया है। अगर इनके बारे में अगर देखते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक करार किया है और इसके तहत वह गुणवत्ता निगरानी प्रणाली दोस्तों के साथ स्थापना किया है और उन्हें 80 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय मदद उपलब्ध करवाएगी। चलेंगे देखेंगे 4 नंबर में कि मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है। तब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है। तो 4 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 2, यानी क्या जाएगा एडिलीन क्रिस्टिलियोना। किसने जीता है, तो एडिलीन क्रिस्टिलियोना ने इसे जीता है। इनके बारे में अगर देखते हैं तो देखा जाए तो यश राज फिल्म, क्या दोस्तों, यश राज फिल्म जो कि भारत का फिल्म जो है स्टूडियो है मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें एडिलिना क्रिस्टियानो ने लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 प्रतियोगिता की विजेता खिताब जीता है। वह मंगलौर की रहने वाली, कहाँ का रहने वाली है, तो मंगलौर की रहने वाली है और वर्ष 2020 के अंत में आयोजित होने वाली मिस यूनिवर्स स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करेगी।
बात करते हैं इनके बारे में कि जो आबृति चौधरी, क्या आबृति चौधरी जबलपुर को रहने वाली हैं, जो कि लीवा मिस दीवा एज सुपर नेशनल 2020 के रूप में ताज पहनाया था। यानी कि इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले आबृति चौधरी थे, जो इसके पहले रहते हैं वह जो है क्या कहते हैं, ताज पहना जाता है, पहनाते हैं। बात करते हैं और नेहा जायसवाल को लीवा मिस दीवा 2020 का रनर अप चुना गया था। यानी कि सेकेंड नंबर में कौन थे, तो नेहा जायसवाल को बना दिया गया है। आगे दिया गया है कि 5 नंबर में कि दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसने विकसित किया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट जो विकसित किया है वो किसने किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल से विजिट रहिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों हम बात करेंगे कि वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर करिए। तो 5 की क्या हो जाएगा, तो 5 की ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि भारतीय क्या हो जाएगा, तो भारतीय हो जाएगा, तो भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा को दिया गया। किसे दिया है, तो भारतीय मेजर अनूप मिश्रा को इन्हें जो है दिया गया है। आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ जरूरी जानकारी इसके पाते हैं। तो दिया गया है इनके बारे में दोस्तों, इनके बारे में दिया गया है कि दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ जो हेलमेट तैयार किया है वो किसने किया है, तो भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा को दिया गया है। अगर देखते हैं कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा को एक हेलमेट विकसित तैयार किया है जो 10 मीटर कितना दोस्तों, तो 10 मीटर तक बात करते हैं, कितने मीटर तक, तो 10 मीटर तक बात करते हैं। 10 मीटर तक की दूरी से AK-47 कितना, AK-47 जो 7 होता है दोस्तों, AK-47 जो होता है, AK-47 जो है बुलेट राउंड को जो है रोक सकता है। इस हेलमेट को परियोजना जो है अवोघ के तहत विकसित किया गया है। मेजर मिश्रा ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी विकसित तैयार किया है जिसमें स्पाइनर राइफल की समानता का सामना कर सकती है। आगे देखेंगे इनके बारे में 2016 में 6 नंबर में कि 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष खिताब एकल किसने जीता था। तो 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। तो 6 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। यानी कह सकते हैं नोवाक जोकोविच जीता। किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच जीता है। बात करेंगे कि जो है नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाली हैं, तो नोवाक जोकोविच आपको सर्बिया के रहने वाली हैं दोस्तों। ऐसे देखते हैं कि मेलबॉर्न के राउंड क्या तो मेलबॉर्न को जो कोई आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, मेलबॉर्न को जो राउंड लेवल एरिना में ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना रिकॉर्ड 8वीं पुरुष एकल खिताब जीता है। इन्होंने ऑस्ट्रिया को डोमिनिक थियम को हराया था। किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया को डोमिनिक जो है थ्री को हराया है, थियम को हराया था। आगे देखेंगे भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, रामायण, महाभारत, उपनिषद और पुराण। तो कौन सा ऐसा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिन्हें दार्शनिक ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो 6 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 का, तो उपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो उपनिषद हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा। तो इसके बारे में दिया जाता है कि उपनिषद के बारे में दिया जाता है दोस्तों कि जो है दार्शनिक भावों का वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखना है 8 नंबर में कि हिंदू विधि क्या दिया गया कि हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम जो है संहिताबद्ध किया था। तो क्या हो जाएगा, तो 8 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। यानी कह सकते हैं मनु ने किए थे। किसने किए थे, तो मनु ने किए थे। इनके बारे में देखेंगे कि हिंदू विधि को सर्वप्रथम मनु ने संहिताबद्ध किया था। मनु ने मनु स्मृति में 60 वर्ण जो है वर्ण संकरों का उल्लेख किया गया था। बात करते हैं कि मनु स्मृति की रचना किसने किए थे। तो मनु स्मृति की रचना किए थे वो के थे शुंग काल में हुआ था। किस काल में होता था, शुंग काल में हुआ था। आगे देखना है 9 नंबर में दिया गया है कि किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या कर दिया था। तब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस सिख नेता के इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने क्या कहा था, तो जो है आपका हत्या कर दिया था। तो 9 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। कह सकते हैं गुरु तेग बहादुर को किया था। देखना है सिख गुरु क्या थे, सिख गुरु तेग बहादुर को ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया और किसानों से निडर रहने के हाथ जो है कहा था। और उसके बाद क्या कहा था, तो इसके बाद जो है इस विचार को से घबरा कर औरंगजेब ने उन्हें कैद करवा कर दिल्ली से मंगवाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। इनकार करने पर तेग बहादुर जो है इनकार करने पर 1675 ईस्वी में कितना 1675 ईस्वी में इन्होंने जो तो गुरु तेग बहादुर का हत्या कर दिया था, यानी कि कत्ल कर दिया था।
आगे देखेंगे 10 नंबर दिया गया है कि भारत की देखना है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। हमें उम्मीद होगा कि जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो क्वेश्चन आपको और जो है 100% जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे वीडियो से बने रहना है। कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो 10 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, कह सकते हैं लॉर्ड क्लाइमेट इटली थे। कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइमेट इटली थे। इनके बारे में अगर देखते हैं तो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता समय, भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लाइमेट जो है क्या थे, क्लाइमेट इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। आगे देखना है कि सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी। तो सुगौली की संधि जो संपन्न हुई थी वो किसके बीच हुई थी, तो हुआ था दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 11 हो जाएगा आपका एक, यानी कह सकते हैं ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच हुआ था। किसे हुआ था, तो सुगौली की संधि जो संपन्न हुआ था वो किसके बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया और नेपाल के साथ हुआ था। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष किसे रहे, कौन रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो रहे थे वो कौन रहे थे, तो 12 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एक, यानी कह सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दोस्तों ये मिला था। इनके बारे में देखेंगे कि कब से कब तक रहे थे 1940 से लेकर कितना, तो 1940 से लेकर 1945 तक जो है ये जो है क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इन्हीं के समय में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इन्हीं के समय हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ही समय में हुआ था। चलो देखेंगे भूगोल के बारे में, जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है कि दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर आ रहे हैं, तो वीडियो से बने रहना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आप एक भी क्वेश्चन छूटता है तो मेरे पास नहीं हो तो बहुत ही आपको प्रॉब्लम होगा। देखते 13 नंबर में कि पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा है। तब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग जो बाहरी स्तर पर रहते हैं वो कौन सा स्तर है, कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे बाहरी स्तर कौन सा माना जाता है। तो 13 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, यानी कह सकते हैं आयनोस्फीयर। क्या हो जाएगा, तो आयनोस्फीयर होता है। आयनोस्फीयर का मतलब देखेंगे, इसको देखेंगे दोस्तों कि इसके बात कर रहे हैं तो आयनो मंडल के बारे में क्या होता है, तो आयन मंडल के बारे में देखना है कि जो है मध्य, क्या देखना है कि मध्य मंडल सीमा के ऊपर, क्या देखना है कि मध्य मंडल सीमा के ऊपर अगर देखना है कि 80 देखना है दोस्तों, 80 जो है किलोमीटर, कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर से लेकर 400, क्या होगा, तो 400 किलोमीटर तक जो है दोस्तों की उपस्थिति जो ऊंचाई तक आयन मंडल रहता है। इसके देखते हैं यह जो है उपस्थिति की जो है गैस के कण विद्युत आवेशित होते हैं। ऐसे विद्युत आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अतः इसे जो है परत का नाम आयन मंडल रखा गया है। वायुमंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे के जो है इसी मंडल में आपको किया जाता है। आज देखना 14 नंबर दिया गया है कि विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है। अगर मेरे साथियों आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे हम विनती करते हैं कि मेरा ज्योग्राफी का आप वीडियो नहीं देखे हैं, भूगोल का वीडियो नहीं देखे हैं, वो भी आपको मैप के द्वारा बताया गया है, जिसमें दोस्तों आपको बताया गया है, आप नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। देशांतर रेखाएँ एवं दोस्तों ऐसा भी आपको बताया गया है कि विषुवत रेखा पर कितने दिन जो है, कितना घंटा दिन रहता है, कितने दिन जो है घंटा रात रहता है। और दोस्तों बहुत ही ऐसे कर्क रेखा के बारे में बताए थे दोस्तों, इसमें बताए थे, इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन है अभी भी आई है, उसमें आपको बताए थे। अगर उसका हम जो है मैप के द्वारा बताए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। मेरे प्ले लिस्ट में आप जाकर आपको प्ले लिस्ट में जाकर मेरा मिल जाएगा। तो विषुवत रेखा पर जो दिन और जो है दिन कितने घंटा का होता है, तो विषुवत रेखा पर दिन जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 14 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। कह सकते हैं विषुवत रेखा पर आपको 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटा का रात होता है। फिर देखेंगे आगे, देखें 15 नंबर दिया गया है कि दोस्तों सिंगसबी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है। तो सिंगसबी जो द्वीप है वो किस खाड़ी में अवस्थित है। तो 15 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 3, यानी कह सकते हैं आप दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। कहाँ से स्थित है, तो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। अगर इसके बात करते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी में जो स्थित है, तो इसका बात करते हैं कि दोस्तों दिया गया है कि अगर जो है आप मैक्सिको की खाड़ी में अवस्थित है, तो इसको जब मैक्सिको की खाड़ी संयुक्त कहाँ पर पड़ता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, जो कि दक्षिणी पूर्वी तट पर इसी स्थित है। जो है इस तट पर चलने वाली चक्रवात हरिकेन और दोस्तों टॉर्नेडो कहते हैं। इस जो है क्या कहते हैं, तो इस जो है तट पर चलने वाली चक्रवात को क्या कहते हैं, हरिकेन और टॉर्नेडो कहते हैं।
आगे दिया गया 16 नंबर में देखना है कि निम्नलिखित दिया गया दोस्तों क्या हो गया है कि निम्नलिखित शहरों में से आपको कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाने जाते हैं। तो बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, तो 16 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका 2, यानी कह सकते हैं चेन्नई, सॉरी ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा 2, यानी कह सकते हैं बेंगलोर को कहा जाता है। किसे कहता है, तो बेंगलोर को कहा जाता है। आगे देखना है 17 नंबर दिया गया है कि तेल नदी निम्नलिखित में से क्या दिया दोस्तों कि जो तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायता नहीं है। तो दोस्तों किसकी सहायता नदी नहीं है, तो सहायक नदी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 17 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 2, यानी कह सकते हैं घाघरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो घाघरा हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में कि तेल महानदी का दोस्तों तेल जो है निकलता है वो जो है महानदी नदी की एक जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो कि उड़ीसा के सोनपुर या सुवर्णपुर के मुख्य धारा से मिलता है। उड़ीसा के जो है कोरापुट जिले के मैदान द्वारा दोस्तों जो है मैदान और खुले प्रवेश जो है प्रदेश में निकलने के बाद यह नदी दोस्तों क्या जगह, यह नदी जो है राज्य के नवरंगपुर, कालाहाड़ी, बालागिरी जिला में प्रवाहित हो जाते हैं। आगे दिया गया है 18 नंबर में दोस्तों कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम जिसे कहते हैं सिल्क के वस्त्र उत्पादन केंद्र मानी जाती है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है, तो कौन मानी जाती है, तो 18 के क्या जगह, तो 18 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका 3, यानी कह सकते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, क्या भागलपुर हो जाएगा, क्या जगह, तो भागलपुर हो जाएगा। इनके बारे में अगर जानते हैं देखते हैं तो बिहार का भागलपुर रेशम वस्त्रों के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं। इस सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहता है तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का रेशम उद्योग लगभग 200 वर्ष पुरानी मानी जाती है। भागलपुर के रेशम कीट पालन, रेशम के धागों को निर्माण करना और उन्हें सुंदरता उत्पादन करने में सबसे आगे बिहार में मानी जाती है। विभिन्न और विशिष्ट प्रकार की रेशम तुषार या तसर रेशम के लिए नाम से भी जाना जाता है। इनके साथ साथ बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको रेशम उत्पादन के लिए माने जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में वाराणसी हो गया, आंध्र प्रदेश में धर्मवरम हो गया, पुचपल्लवी हो गया, असम में आपको जो है सुआलकुची हो गया, और गुजरात में सूरत कैम्बो हो गया, और जम्मू कश्मीर में जैसे श्रीनगर माने जाते हैं। बहुत सा ऐसा राज्य यहाँ पर आपको पाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में विष्णुपुरी हो गया दोस्तों, और महाराष्ट्र में पैथन हो गया, छत्तीसगढ़ में चंपा, चंदेरी, रायगढ़ माना जाता है। अब बात करेंगे, आगे दिया गया है कि भारतीय राजतंत्र और शासन के बारे में देखना है। तो 19 नंबर दिया गया है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे, प्रथम थे कौन थे। तो 19 की क्या हो जाएगा, तो 19 की ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 4, कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। अगर इनके बारे में देखते हैं तो भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारत के संविधान सभा का गठन जो हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था, जिसमें इसी दिन जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और नियुक्त किया गया था। और उसके बाद जो है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और पूछता है कि भारत का प्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए देखेंगे 20 नंबर में कि नौकरी के समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है कि दोस्तों दिया गया है कि नौकरी के समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित दिया गया है। तो 20 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या जगह, 20 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको जो है अनुच्छेद जो है दिया गया है वो 16 में दिया गया है। आगे देखना है किस नंबर में कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो 21 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपके दोस्तों 4, यानी कह सकते हैं दिया गया क्या दोस्तों 4 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। आगे देखना 22 नंबर में दिया गया है 22 नंबर में देखते हैं कि भारतीय संविधान का 356वां अनुच्छेद संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो 22 की ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका 2, यानी कह सकते हैं आपातकाल लगाना। क्या हो जाएगा, आपातकाल लगाना। और इसके बारे में देखते हैं कि अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तो जो है दोस्तों राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो इसे जो है राष्ट्रपति अपना जो है आपातकाल इस स्थिति में घोषणा लगा सकता है, कोई राज्य पर लगा सकता है।
चलिए देखेंगे 23 नंबर दिया गया है कि महाभियोग के द्वारा किसी ऑफिस से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है 1 में राष्ट्रपति, 2 में प्रधानमंत्री, 3 में अटॉर्नी जनरल और 4 में किसी राज्य का राज्यपाल को। तब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि महाभियोग द्वारा जो है किसी ऑफिस से हटाया जा सकता है। तो 23 के ऑप्शन नंबर हो जाए दोस्तों आपका ए, यानी कह सकते हैं राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसे कैसे हटाने के लिए कुछ प्रक्रिया दिया गया है, तो कैसे हटाना है। तो महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 61 के पर मिलता है। किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद जो है आपको 61 में मिलता है कि इसको जो है क्या होगा, महाभियोग लगा सकते हैं। अब इसे देखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। यह एक जो है विशिष्ट प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के दोनों सदनों को जो है 2/3 बहुमत होना बहुत जरूरी माना जाता है। आगे देखना 23 नंबर में कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। और कोई जो है कमजोर वर्ग के व्यक्ति है तो इसे आरक्षण दिया जाता है तो जो है किस अनुच्छेद में जाता है। तो 24 की ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 2, यानी कह सकते हैं अनुच्छेद 16 में दिया गया है। 24 में जो 16 में दिया गया है। आगे देखना है, बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में। समझना है कि क्या दिया गया है आर्थिक और समाज के विकास के बारे में। 25 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन संपत्ति का क्रय सिद्धांत से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान के श्रम सिद्धांत से संबंधित माना जाता है। तो 25 के ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा 25 के ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको हो जाएगा 2, यानी कह सकते हैं जॉन लॉक को माना जाता है। इसके देखते हैं कि जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित संपत्ति का श्रम सिद्धांत बताता है कि संपत्ति मूलतः प्राकृतिक संसाधन पर श्रम का उद्यम द्वारा आती है। इस सिद्धांत का प्रयोग आपको वासभूमि सिद्धांत का समर्थन करने हेतु किया गया था। चलिए हम 26 नंबर देखते हैं। दिया गया 26 नंबर में कि किसी देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो 26 की ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा आपका 4, यानी कह सकते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर 4 से सही नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कौन सा सही है, तो जीवन निर्वाहन लागत बढ़ सकती है आने वाले समय में, बात सही है। कि मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी बढ़ेगा, सही है। पूंजी का जो है अवमूल्यन होता रहेगा, सही है। लेकिन देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती है, सही नहीं है, यानी गलत है। चलिए आगे देखेंगे 27 नंबर दिया गया है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस राज्य सरकार ने मातृपूर्णा योजना शुरू किया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो किस राज्य सरकार ने किया है। तो 27 के क्या हो जाएगा, 27 के ऑप्शन में दोस्तों हो जाएगा आपका 2, यानी कह सकते हैं कर्नाटक सरकार ने किया है। किसने किया है, तो कर्नाटक सरकार ने किया है। लेकिन बात करते हैं तो किस लिए जो संबंधित किया गया है, ये किस लिए किया गया है। तो आपको दोस्तों कर्नाटक सरकार ने आपको गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के प्रति माह 25 दिनों के लिए दैनिक जो है भोजन करवा सकता है, करवाएगा। चलिए आगे दिया गया 28 नंबर देखना है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है संस्था, कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है कर्ज देने वाला संस्था कौन सा बैंक है, यानी कि ऋण देता है। तो कौन बैंक देता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 28 का आपको हो जाएगा ए, यानी कह सकते हैं नाबार्ड बैंक हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, तो नाबार्ड बैंक हो जाएगा, नाबार्ड बैंक हो जाएगा। क्या दोस्तों, नाबार्ड बैंक हो जाएगा, जो कि कृषि के क्षेत्र में भारत को सबसे ज़्यादा जो है कर्ज ऋण देता है। चलो आगे देखेंगे, दिया गया दोस्तों आपको नाबार्ड बैंक का जो फुल फॉर्म पूरा नाम हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। चलेंगे देखेंगे 29 नंबर में कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो किस वर्ष हुई थी, यानी कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा 3, कह सकते हैं 1935 में हुआ था। यानी कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। अगर इसका बात किया जाता है, इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, जिसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो कितना, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर पूछता है इसमें एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय जो है RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को। अगर पूछता है कि RBI की स्थापना कब किया था, तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था।
चलेंगे आगे देखेंगे कि आज का लास्ट क्वेश्चन कि समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो समावेशी जो है विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, 30 के ऑप्शन में दोस्तों हो जाएगा आपका 2, यानी क्या हो जाएगा 2, यानी कह सकते हैं ब्राह्मी को माना जाता है, यानी कह सकते हैं ब्राह्मी जो है पंचवर्षीय योजना को माना जाता है, समावेशी माना जाता है। अगर पूछता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आपको 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना रहा है। अगर पूछता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा है, तो 2012 से लेकर 2000 कितना तक रहता है, तो 17 तक रहता है, यानी कि दोस्तों आपको 5 साल तक रहता है। तब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग की जो है 20 दिसंबर का एग्ज़ाम है, जो कि विद्यार्थी आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको परसों एग्ज़ाम है, आप नहीं देख जानते हैं दोस्तों। आप जो है जितने भी आप जो है भाई बहनों आपसे जुड़े हुए हैं फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। तो चलते दोस्तों जो है आप अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। तो चलते दोस्तों इसके आगे वीडियो हम मिलेंगे, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।